इस पूरे भौगोलिक इंजन को अच्छे से समझने के लिए मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम अपने दिमाग में दक्षिण भारत का एक बेहद शानदार और चमचमाता हुआ 3D इंफोग्राफिक मैप बनाएं। अरे वाह, ये तो एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। एकदम एक वाइब्रेंट और ब्राइट एजुकेशनल यूट्यूब थंबनेल जैसा मैप है ना? हाँ, बिल्कुल वैसा ही, एकदम हाई डिटेल वाला। और इस मैप में हम हिंदी में छोटे छोटे चमकते हुए लेबल भी लगा सकते हैं। तो चलिए इस मानसिक 3D कैनवस को रंगना शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पश्चिमी तट के किनारे किनारे हम एक गहरी और जीवंत हरे रंग की दीवार खड़ी करते हैं। ठीक है। और फिर पूर्वी हिस्से में हम एक चमकदार नारंगी रंग की पर्वत श्रृंखला बनाते हैं। एकदम सही। और इस नक्शे के बिल्कुल बीचों बीच जहां ये दोनों रंग आपस में टकराते हैं, वहां हम कुछ रहस्यमयी पहाड़ियों को एक गहरे नीले रंग में चमकता हुआ देखते हैं। ये जो रंगीन तस्वीर हमने दिमाग में बनाई है ना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो रिसर्च और डेटा आज हम खंगाल रहे हैं उसके अनुसार ये सिर्फ एक मैप नहीं, बल्कि भारत के सबसे जटिल क्लाइमेट इंजन का ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल, ये कोई स्थिर या निर्जीव मॉडल नहीं है, बल्कि एक हवा में तैरती जीवित मशीन की तरह है। हाँ, और इस ब्लूप्रिंट की सबसे खास बात यह है कि जब हम इन हरे, नारंगी और नीले रंगों के पीछे छिपे विज्ञान को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि ये पूरी संरचना कैसे काम करती है। मतलब ये कैसे बादलों की दिशा तय करती है और नदियों के बहाव को कंट्रोल करती है। बिल्कुल, और एक ऐसी अनूठी जैव विविधता को जन्म देती है जिसका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। सही बात है। तो चलिए इस सिस्टम के सबसे बड़े और प्रमुख हिस्से से अपनी चर्चा शुरू करते हैं। हमारे 3D नक्शे के पश्चिमी किनारे पर मौजूद वो विशाल और हरी संरचना, जिसे पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत कहते हैं। हाँ, पश्चिमी घाट ये अरब सागर के बिल्कुल समानांतर है। उत्तर में गुजरात से शुरू होकर दक्षिण में सीधे केरल तक एक लंबी रेखा खींचता है। जब मैं इस हरी संरचना के डेटा को देखती हूँ तो ये मुझे महज कुछ पहाड़ों का समूह नहीं लगता। ये तो एक अभेद्य हरी दीवार की तरह दिखती है। हरी दीवार, बिल्कुल सही शब्द है इसके लिए। लेकिन यहीं पे मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल आता है। मैंने दुनिया भर में कई ऐसे विशाल पहाड़ देखे हैं जो बिल्कुल सूखे और बंजर हैं। सही कह रही हैं आप। तो सिर्फ एक ऊंची दीवार होने भर से वहां इतनी भारी बारिश कैसे हो सकती है? यहाँ हवा, समुंदर और इन चट्टानों के बीच पक्का कोई बहुत ही विशिष्ट भौतिक विज्ञान काम कर रहा होगा। हाँ, और विज्ञान का वह हिस्सा ही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इसे महज एक दीवार समझने के बजाय हमें इसके भूगर्भीय इतिहास को समझना होगा। अच्छा, तो इसका इतिहास क्या कहता है? करोड़ों साल पहले जब भारतीय टेक्टोनिक प्लेट गोंडवाना लैंड और मेडागास्कर से टूटकर उत्तर की ओर खिसक रही थी, तब जमीन का एक बहुत विशाल हिस्सा टूटकर अरब सागर में समा गया। बाप रे, मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया। हाँ बिल्कुल, और जो हिस्सा पीछे बच गया वो एक बहुत ही खोड़ी चट्टान के रूप में खड़ा रह गया। यही आज का हमारा पश्चिमी घाट है। और जहां तक बारिश का सवाल है, वहां क्या होता है? वहां ओरोग्राफिक प्रभाव काम करता है। हिंद महासागर और अरब सागर से उठने वाली मानसूनी हवाएं हजारों किलोमीटर का सफर तय करके भारी मात्रा में नमी लेकर आती हैं। और जब वे इस तट पर पहुंचती हैं तो ये विशाल और लगातार खड़ी हरी दीवार उनका रास्ता रोक लेती है। राइट, बिल्कुल सही, एकदम एक दीवार की तरह। मतलब ये पश्चिमी घाट एक तरह का नमी वसूलने वाला टोल बूथ है। अगर उन भारी मानसूनी हवाओं को आगे जमीन की तरफ जाना है तो उन्हें इस दीवार को पार करना ही होगा। और पार करने के लिए उन्हें ऊपर उठना पड़ेगा। और जैसे ही वे ऊपर उठेंगे तापमान गिरेगा और वे ठंडी होंगी और अपनी सारी नमी उसी पश्चिमी ढलान पर बारिश के रूप में छुपा देंगी। ये एकदम सटीक तकनीकी प्रक्रिया है। हवाएं अपना सारा टोल पश्चिमी ढलानों पर ही चुका देती हैं। नमी से लदे भारी बादलों के पास इस दीवार को पार करने का कोई और विकल्प नहीं होता। और यही कारण है कि पश्चिमी घाट का वो पूरा इलाका साल के कई महीनों तक लगातार मूसलाधार बारिश से भीगा रहता है। हाँ, वहाँ की वनस्पति इतनी घनी हो जाती है कि कई जगहों पर जमीन तक सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। और इस टोल बूथ की ऊंचाई भी तो कोई मामूली नहीं है। हमारे 3D नक्शे में हम इस हरी दीवार के ऊपर कुछ प्रमुख चोटियों को देख सकते हैं, जैसे डोडा बेटा और मुल्लांगिरी। हाँ, लेकिन इनमें एक चोटी ऐसी है जो इस पूरे सिस्टम का बॉस है। मेरा मतलब है अनामुडी। अनामुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। बिल्कुल। अगर हम अपने नक्शे में अनामुडी की चोटी पर एक चमकता हुआ टेक्स्ट बॉक्स लगाएं
तो उसमें हिंदी में लिखा होगा 2695 मीटर। हाँ, 2695 मीटर्स। ये लगभग 3.25 किलोमीटर की एक ठोस और प्राकृतिक बाधा है। ये आंकड़ा ही हमें बताता है कि ये दीवार हवाओं को रोकने में इतनी सफल क्यों है। बिल्कुल। अनामुड़ी केवल एक चोटी नहीं है, बल्कि वो इस पूरी मौसम नियंत्रण प्रणाली का सबसे शक्तिशाली स्तंभ है। 2695 मीटर की वो ऊंचाई हवाओं के रास्ते में एक ऐसा गतिरोध पैदा करती है जो बादलों के पूरे झुंड को निचोड़कर रख देती है। और इस प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट भी होता है। साइड इफेक्ट? क्या इसका मतलब ये है कि अगर ये पश्चिमी दीवार एक टोल बूथ है जहां सारी बारिश हो जाती है, तो हमारे नक्शे के पूर्वी हिस्से तक पहुंचते पहुंचते उन हवाओं का क्या होता है? ठीक यही वो विरोधाभास है जो हमारे नक्शे के अगले हिस्से को परिभाषित करता है। जब वे हवाएं पश्चिमी घाट की उस 2695 मीटर ऊंची दीवार को पार करके दूसरी तरफ उतरती हैं, तब तक वे अपनी लगभग सारी नमी खो चुकी होती हैं। मतलब वे बिल्कुल सूख जाती हैं। हाँ, ढलान से नीचे उतरते समय हवा सिकुड़ती है और गर्म होने लगती है, और गर्म हवा में नमी सोखने की क्षमता अधिक होती है। ओहो, तो वो बारिश करने के बजाय जमीन की नमी को ही सुखाने लगती है। बिल्कुल। विज्ञान की भाषा में इसे रेन शेडो इफेक्ट या वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। तो ये बात साफ हो गई कि पश्चिमी दीवार सारी नमी क्यों पी जाती है। लेकिन अगर हम 3D नक्शे के दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी के समानांतर देखें। हाँ, वो चमकदार नारंगी रंग की श्रृंखला। बिल्कुल, पूर्वी घाट। वहां एक और बड़ी पहेली है। जो डेटा हम देख रहे हैं वो बताता है कि ये पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तरह कोई अटूट दीवार नहीं है। हाँ, ये बीच बीच में से बहुत बुरी तरह टूटा हुआ है, एकदम खंडित। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर पश्चिमी दीवार इतनी मजबूत और निरंतर है, तो ये पूर्वी दीवार इतनी खंडित क्यों है? क्या बारिश न होने की वजह से ये सूखकर कमजोर पड़ गई? ये एक बहुत ही तार्किक विचार है, लेकिन इसका असली कारण मौसम नहीं है। तो फिर क्या है? इसका कारण भारत की भौगोलिक संरचना का एक बहुत ही छिपा हुआ पहलू है, यानी प्रायद्वीपीय भारत का ढलान। ढलान? वो कैसे? करोड़ों साल पहले जब ज्वालामुखी फटे और दक्कन का पठार बना, और उसके बाद जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराईं, तो भारत के इस पूरे दक्षिणी हिस्से में एक हल्का सा झुकाव आ गया। अच्छा। ये पूरा भूभाग पश्चिम में थोड़ा ऊपर उठ गया और पूर्व की ओर थोड़ा झुक गया। ओह, मतलब ये पूरा का पूरा प्रायद्वीप एक झुकी हुई टेबल की तरह है। बिल्कुल, एक झुकी हुई टेबल। और हम सब जानते हैं कि पानी हमेशा ढलान की तरफ बहता है। हाँ, जाहिर है। इसी पश्चिम से पूर्व की ओर वाले ढलान के कारण पश्चिमी घाट से निकलने वाली विशाल नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरने के बजाय पूरे पठार को पार करते हुए पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। अरे वाह! और इन ताकतवर नदियों ने लाखों करोड़ों सालों तक लगातार बहते हुए पूर्वी घाट के पहाड़ों को बीच बीच में से काट दिया है, राइट? एकदम सही। पानी के इस अथक प्रहार ने एक समय की उस विशाल श्रृंखला को टुकड़ों में बांट दिया है। यह सचमुच अद्भुत है। एक तरफ की दीवार बिल्कुल खड़ी है क्योंकि वो गोंडवानालैंड के टूटने से बनी एक दरार है, और दूसरी तरफ की नारंगी दीवार को नदियों ने लाखों सालों में आरी की तरह काट काट कर एक खंडित रेखा में बदल दिया है। हाँ, और इसका सीधा असर इनकी ऊंचाई पर भी साफ दिखता है। बिल्कुल। अगर हम पूर्वी घाट की सबसे प्रमुख चोटी उमजिंदा घड़ा पर भी अपने नक्शे में एक चमकता हुआ पॉइंटर सेट करें तो उसका आंकड़ा है 1690 मीटर। 1690 मीटर। अब जरा इस भारी असमानता को देखिए। हाँ, पश्चिम में अनामुरी 2695 मीटर की शान से चमक रहा है और पूर्व में जिंदा घड़ा 1690 मीटर पर। ये पूरे 1000 मीटर का सीधा अंतर है। और ये 1000 मीटर का अंतर कोई छोटी बात नहीं है। ये अंतर पूरी तरह से तय करता है कि दोनों तरफ के जंगल कैसे होंगे, वहां कौन से जीव पाए जाएंगे और वहां की मिट्टी कैसी होगी। पूर्वी तट अपनी कम ऊंचाई और टूटे हुए स्वरूप के कारण एक बिल्कुल अलग तरह का इकोसिस्टम बनाता है जो पश्चिमी घाट के घने और अंधेरे जंगलों से एकदम विपरीत है। बिल्कुल विपरीत। तो हमारे पास पश्चिम में एक ऊंची, हरी और नमी सोखने वाली अटूट दीवार है, और पूर्व में एक सूखी, नदियों द्वारा काटी गई नारंगी रंग की खंडित दीवार है। हाँ, ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। लेकिन इन दोनों के बीच कोई ना कोई रिश्ता तो होना ही चाहिए, और यहीं पर हमारे नक्शे के बीचों बीच वो जादुई नीला रंग उभर कर सामने आता है, यानी नीलगिरी की पहाड़ियां। सही कहा। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के बिल्कुल संगम पर स्थित ये इलाका।
ये इलाका मुझे उस मजबूत नीली गांठ की तरह लग रहा है जो पूरब के टूटते नारंगी धागे और पश्चिम के घने हरे धागे को एक साथ कसकर बांध देती है। नीली घाट कहना इसकी भौगोलिक अहमियत को बहुत अच्छी तरह दर्शाता है। नीलगिरी पहाड़ियां सचमुच वो जगह है जहां पश्चिमी और पूर्वी घाट आपस में आकर टकराते हैं। लेकिन जब दो पहाड़ आपस में टकराते हैं तो वहां अक्सर खाइयां या दर्रे बनते हैं। नीलगिरी के मामले में ऐसा लगता है जैसे भूगोल ने कोई अलग ही खेल खेला है। हाँ, और इसी खेल की वजह से वहां का मौसम इतना अलग है। बिल्कुल। इसी नीले क्षेत्र में हमारा मशहूर हिल स्टेशन ऊटी मौजूद है। ऊटी भूमध्य रेखा के इतने करीब है, एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, फिर भी वहां का मौसम किसी ठंडे यूरोपीय शहर जैसा होता है। हाँ, ये बात हमेशा लोगों को हैरान करती है। तो क्या दो अलग-अलग स्वभाव वाले घाटों, एक 2695 मीटर ऊंचा और एक 1690 मीटर टूटा हुआ, इनके इस अनोखे संगम ने ही इस ठंडे और दुर्लभ पठार को जन्म दिया है? इसके पीछे का विज्ञान जमीन के टकराव से पैदा हुए अपलिफ्ट में छिपा है। अपलिफ्ट वो क्या होता है? जब ये दो विशाल संरचनाएं मिलती हैं तो जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऊपर की ओर धकेल दिया जाता है, जिससे नीलगिरी का वह दुर्लभ उच्च ऊंचाई वाला पठार बनता है। अच्छा। और विज्ञान में एक नियम है, लैप्स रेट, यानी आप जमीन से जितना ऊपर जाएंगे तापमान उतना ही कम होता जाएगा। अपनी अत्यधिक ऊंचाई के कारण ऊटी उस ठंडे वातावरण को बनाए रखता है। ये तो मौसम की बात हुई। हाँ, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही गहरा इकोलॉजिकल महत्व भी है। नीलगिरी केवल दो घाटियों को जोड़ने वाला पुल नहीं है, ये एक इकोलॉजिकल आइलैंड है, या आप कह सकते हैं आकाश में तैरता एक जैविक द्वीप है। आकाश में तैरता द्वीप? इसका क्या मतलब हुआ? क्या वहां के पौधे और जीव नीचे के जंगलों से बिल्कुल अलग है? बिल्कुल। पश्चिमी घाट की भारी नमी और पूर्वी घाट की शुष्क जलवायु जब नीलगिरी की अत्यधिक ऊंचाई पर मिलती हैं, तो वहां शोला वनों और घास के मैदानों का एक ऐसा दुर्लभ संयोजन बनता है जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है। अरे वाह! लाखों सालों से ये पहाड़ इतनी ऊंचाई पर होने के कारण नीचे के गर्म इलाकों से कटे हुए हैं। इस वजह से वहां ऐसे कई पौधे, कीड़े और जानवर विकसित हुए हैं जो उन पहाड़ों से नीचे कभी उतर ही नहीं पाए। मतलब अगर वो नीली गांठ ना होती तो दक्षिण भारत का वो पूरा जैविक खजाना कभी पैदा ही नहीं होता। एकदम सही। तो ये सिर्फ दो पहाड़ों का मिलना नहीं है, बल्कि करोड़ों सालों की एक इवोल्यूशनरी लैब है जो नीले पहाड़ों पर बिना किसी मानवीय दखल के चल रही है। हाँ, और अब इस संगम स्थल से थोड़ा और दक्षिण की ओर चलते हैं। अपने 3D नक्शे के केंद्र में गहराई से जूम इन करते हैं। हम कुछ बड़े बड़े तीर लगा सकते हैं जो सीधे इन सेंट्रल हिल्स की तरफ इशारा कर रहे हो। हाँ, जो रिसर्च हमारे सामने है वो यहाँ कुछ ऐसी पहाड़ियों का जिक्र करती है जिनका सीधा संबंध हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी अर्थव्यवस्था और खासकर हमारी रसोई के शेल्फ से है। ये वो हिस्सा है जहां भूगोल का सीधा असर हमारे स्वाद, व्यापार और यहां तक कि इतिहास के पन्नों पर पड़ा है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं उन पहाड़ियों की जिन्होंने दुनिया भर के व्यापारियों को भारत आने पर मजबूर कर दिया था। अन्नामलाई, पालनी और कार्डमम पहाड़ियों का क्षेत्र। हाँ, डेटा के अनुसार अन्नामलाई पहाड़ियां केरल और तमिलनाडु की सीमा पर हैं और यहाँ की चाय और कॉफी के बागान दुनिया भर में मशहूर हैं। लेकिन रुकिए, यहीं पर एक बड़ी पहेली सामने आ रही है और मुझे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कैसा कंफ्यूजन? हमने शुरुआत में बहुत विस्तार से बात की थी कि पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी पश्चिमी घाट की उस हरी दीवार का हिस्सा है। हाँ, बिल्कुल है। लेकिन अब जो रिसर्च हम देख रहे हैं वो स्पष्ट रूप से कह रही है कि अन्नामुड़ी इसी अन्नामलाई पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। क्या ये दो बिल्कुल अलग जगहें हैं या ये वर्गीकरण का कोई पेच है जो मुझे समझ नहीं आ रहा? ये एक बहुत ही लाजमी कंफ्यूजन है और इसे समझने के लिए हमें अपने नक्शे के स्केल को थोड़ा बदलना होगा। अच्छा, वो कैसे? इसे ऐसे समझिए जैसे एक बहुत बड़े बक्से के अंदर कुछ छोटे और विशिष्ट बक्से रखे हों। पश्चिमी घाट वो सबसे बड़ा मुख्य बक्सा है। मतलब वो पूरी की पूरी 1600 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला। बिल्कुल। और अन्नामलाई पहाड़ियां उसी विशाल पश्चिमी घाट प्रणाली का ही एक उप हिस्सा या उसका दक्षिणी विस्तार है। ओह, अब समझी। हाँ, जब हम अन्नामुड़ी को पश्चिमी घाट का हिस्सा कहते हैं तो हम उसकी व्यापक भौगोलिक संरचना की बात कर रहे होते हैं, और जब हम कहते हैं कि वो अन्नामलाई में है तो हम उस विशिष्ट स्थानीय क्षेत्र की बात कर रहे होते हैं। ये कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि एक ही विशाल संरचना के अलग अलग नाम है।
तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। बढ़िया। मतलब अन्नामलाई उस विशाल 1600 किलोमीटर लंबी हरी दीवार का ही एक विशेष और दक्षिणी कमरा है, जहां की हवा में हमेशा चाय और कॉफी की महक घुली रहती है। बिल्कुल सही। और इसी के साथ हम तमिलनाडु की पालनी पहाड़ियों को देखते हैं, जहां मशहूर हिल स्टेशन कोडाईकनाल बसा हुआ है। और फिर जब हम नक्शे में बिल्कुल नीचे केरल के दक्षिणी सिरे तक जाते हैं तो वहां हमें कार्डेमम पहाड़ियां दिखाई देती हैं। नाम से स्पष्ट है, इलायची और दूसरे महंगे मसालों का घर। हाँ, चाय, कॉफी, इलायची, काली मिर्च, ये पूरा दक्षिणी इलाका तो स्वाद और सुगंध का एक ग्लोबल पावर हाउस है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब यहीं क्यों? क्या सिर्फ ऊंचे पहाड़ होना काफी है? सिर्फ ऊंचाई काफी नहीं है। ये असल में 3 अलग-अलग भौगोलिक ताकतों का एक परफेक्ट स्टॉर्म है। 3 ताकतें कौन कौन सी? पहला, भूमध्य रेखा से नजदीकी, जो साल भर एक निरंतर गर्मी और दिन की लंबी रोशनी सुनिश्चित करती है। दूसरा, पश्चिमी घाट की वो अत्यधिक ऊंचाई जो उस गर्मी को एक ठंडे मौसम में बदल देती है, जैसे कोडाईकनाल और अन्नामलाई की ऊंचाई। बिल्कुल। और तीसरा है अरब सागर से आने वाले मानसून की वो भारी बारिश, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। तो जब हम गर्मी, ऊंचाई, नमी और बादलों की धुंध को एक साथ मिलाते हैं तो ये पूरी जगह मसालों और कॉफी के विकास के लिए एक परफेक्ट लैब बन जाती है। हाँ, इलायची जैसी फसल बहुत नखरे वाली होती है। उसे लगातार नमी चाहिए, लेकिन जड़ों में पानी रुकना नहीं चाहिए। अच्छा। इन कार्डेमम हिल्स की तीखी ढलानें और वहां की उपजाऊ मिट्टी उसे वो सटीक वातावरण देती हैं जो दुनिया में कहीं और इतनी आसानी से नहीं मिलता। ये तो सचमुच एकदम दिमागी तार हिला देने वाली बात है। मतलब अगर मैं सुबह उठकर एक कप कॉफी पी रही हूँ या मेरी चाय में इलायची की एक तेज खुशबू है, तो मुझे उस 3D नक्शे के केंद्र में मौजूद उन नीली और हरी पहाड़ियों को शुक्रिया कहना चाहिए। बिल्कुल। और ओरोग्राफिक बारिश और करोड़ों साल पुराने गोंडवाना लैंड के टूटने का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। सही बात है। भूगोल सिर्फ किताबों में नहीं है, वो तो हमारे किचन के डिब्बों में बंद है। हमारे जीवन का हर स्वाद, हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा कहीं न कहीं प्रकृति की इसी भव्य इंजीनियरिंग और उन मानसूनी हवाओं के उस लंबे सफर का ही परिणाम है। तो अब अगर हम एक कदम पीछे हटकर अपने दिमाग में बने उस पूरे 3D नक्शे को फिर से आखिरी बार देखें, हाँ, उस पूरे मैप को एक साथ विजुअलाइज करें, तो हमें वो पूरा जीवंत इंजन काम करता हुआ नजर आता है। पश्चिमी किनारे पर एक विशाल गहरी हरी दीवार जो अरब सागर के बादलों से अपना नमी का टोल वसूल रही है, और दूसरी तरफ प्रायद्वीप के झुकाव के कारण पूर्व की ओर बहने वाली नदियों द्वारा काटा गया एक नारंगी रंग का खंडित पूर्वी तट। बिल्कुल। और बीच में वो मजबूत नीली गांठ जो पश्चिमी और पूर्वी पारिस्थितिकियों को एक साथ बांधकर ऊटी जैसे जैविक द्वीपों को जन्म देती है। और उन पहाड़ियों के ऊपर चमकते हुए 2 बड़े और विरोधाभासी आंकड़े। हाँ, पश्चिम में बादलों को चीरता 2695 मीटर का अनामुडी और पूर्व में नदियों द्वारा तराशा गया 1690 मीटर का जिंदा घड़ा। और इस पूरे 3D दृश्य के ऊपर दक्षिण में तैरती हुई ताजी चाय, कॉफी और इलायची की वो सुगंध। इस पूरे तंत्र का सारांश यही है कि दक्षिण भारत की ये पहाड़ियां सिर्फ जमीन के ऊंचे नीचे निर्जीव टुकड़े नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। पश्चिमी और पूर्वी घाट, नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी और कार्डमम हिल्स, हाँ, ये पूरी की पूरी व्यवस्था उस क्षेत्र के प्राकृतिक सौंदर्य और जलवायु का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। हाँ, अगर करोड़ों साल पहले की वो भूगर्भीय हलचल ना हुई होती और अगर ये पहाड़ इस सटीक ऊंचाई पर ना खड़े होते तो दक्षिण भारत का वो स्वरूप ही मौजूद नहीं होता जिसे आज हम जानते हैं। सही कहा। यहाँ ना वो भारी बारिश होती, ना वो नदियां पूर्व की ओर बहती, और ना ही वे मसाले पैदा होते जिन्होंने पूरी दुनिया के इतिहास की दिशा बदल दी। ये एक ऐसा नजरिया है जो किसी भी इंसान के भूगोल को देखने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल देता है। बिल्कुल। इन पहाड़ों ने सिर्फ बादलों का रास्ता ही नहीं रोका है, बल्कि लाखों सालों से इन्होंने यहाँ के मौसम, जीवन, व्यापार और खुद इंसानों के इतिहास को अपने सांचे में ढाला है। और ये सब कुछ उस 3D मैप में साफ दिखता है। लेकिन इतनी सारी वैज्ञानिक जानकारियों और हमारे दिमाग में बने इस इतने स्पष्ट और चमचमाते 3D नक्शे के बावजूद, ये सब जानने के बाद भी एक विचार है जो मेरे दिमाग में लगातार गूंज रहा है। अच्छा, वो क्या विचार है? जरा सोचिए, हमने सैटेलाइट्स की मदद से
2695 मीटर की ऊंचाइयों को सटीक रूप से नाप लिया है। हमने घाटियों को अपने डिजिटल नक्शों में रंग दिया है और मौसम के हर मिजाज का डेटा इकट्ठा कर लिया है। हाँ, विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। लेकिन इन बेहद घने, लगातार बारिश से भीगे पश्चिमी घाटों और इनकी बेहद दुर्गम, अंधेरी और गहरी खाइयों के बीच आज भी न जाने कितने ऐसे अनछुए रहस्य छिपे होंगे। ये तो सोचने वाली बात है। इन आकाश में तैरते द्वीपों और नीलगिरी के उन शोला वनों की गहराइयों में न जाने कितनी ऐसी अनजानी वनस्पतियां, अनदेखे जीव या शायद प्राचीन एवोल्यूशन के ऐसे राज दबे होंगे जिन तक इंसान की पहुंच आज भी नहीं हो पाई है। हाँ, इस आधुनिक युग में भी बहुत कुछ अनछुआ है। हमारी वैज्ञानिक जानकारी का ये चमचमाता 3D नक्शा शायद उस विशाल और प्राचीन रहस्य का केवल एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा भर है। बिल्कुल सही। बाकी की कहानी अभी भी उन घने बादलों और हरी दीवारों के पीछे